Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 12th क्लास की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 7 यानी कि द इंटरव्यू को स्टडी करने वाले हैं. इसकी व्याख्या, हिंदी मीनिंग और इसका अर्थ जानने वाले हैं. तो इंटरव्यू के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा और बहुत बार टेलीविज़न पर भी आपने इंटरव्यू देखे होंगे. तो इंटरव्यू का हम हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार. तो जो ये आज का चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि इंटरव्यू को लेकर के यानी कि साक्षात्कार को लेकर के बहुत से लोग अपने अलग अलग विचार रखते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू एक आसान पद्धति है, बल्कि कुछ लोगों का मानना यह है कि यह बहुत ही मुश्किल पद्धति है, यानी कि इंटरव्यू उनके व्यक्तित्व पर सीधा सीधा आक्रमण जैसा है. तो आज के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इंटरव्यू के बारे में और क्या बातें बताई गई हैं. तो जो आज का चैप्टर है द इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, इसको शुरू करने से पहले आइए हम इसके लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी कि लेखक के परिचय के बारे में कुछ समझ लेते हैं. तो जो हमारे लेखक हैं आज के, उनका नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, जिनका जन्म 1959 में हुआ. वॉज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज, यानी कि जो कि पीटर हाउस कैम्ब्रिज में एक इतिहास के छात्र रहे हैं. ही वॉज ए रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 ईयर्स, और 10 वर्षों के लिए वह प्राइवेट आई के लिए रिपोर्टर भी रहे हैं. एंड हैज़ रिटर्न फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर्स, और वैनिटी फेयर के लिए उन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे हैं. फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, जो आज का जो चैप्टर है ये एक अंश है, ये एक छोटा सा उदाहरण है. टेकन फ्रॉम, जो कि लिया गया है फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन, उनके परिचय से, टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़, जो कि उन्होंने अपना एक साक्षात्कार यानी कि एक इंटरव्यू दिया था जिसका नाम है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़. एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे, जो कि 1859 से लेकर के अभी तक संभाल करके रखा गया, ये एक प्रकार का संकलन है. तो जो ये चैप्टर है ये 2 भागों में बटा हुआ है. तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट 1 यानी कि भाग 1. तो भाग 1 की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है. इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि सिंस इट्स इन्वेंशन, यानी कि जब से साक्षात्कार का आविष्कार हुआ, यानी कि इट्स क्या है, यहाँ पर ये साक्षात्कार के बारे में लिखा हुआ है कि जब से इसका इन्वेंशन हुआ है, अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स को, लगभग 130 वर्षों से भी ज़्यादा पहले जब से इसका आविष्कार हुआ, जब से ये इंटरव्यू सामने आया है. द इंटरव्यू हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक आम यानी कि साधारण सी बात बन करके रह गया है. टुडे, आज के समय में, ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट, आज के समय में लगभग सभी ने जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, will have read an interview at some points in their life, उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी ना कभी तो कोई ना कोई इंटरव्यू जरूर पढ़ा होगा. while, जबकि from the other point of view, जबकि दूसरे विचार से यानी कि दूसरे दृष्टिकोण से, several thousand celebrities have been interviewed over the years, जबकि इतने पिछले वर्षों में हजारों लोगों का इंटरव्यू हो चुका है जो कि प्रसिद्ध लोग रहे हैं. सम ऑफ दैम रिपीटेडली, और उनमें से कुछ का तो इंटरव्यू एक से ज़्यादा बार हुआ है. सो इसलिए इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, कि इसमें कोई ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, दैट कि ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यूज़, यानी कि जो साक्षात्कार के बारे में जो लोगों के मत हैं वो कुछ इस प्रकार है. ऑफ इट्स फंक्शन, जो इसके तरीके हैं उसको लेकर के, द मेथड, इसकी पद्धति को लेकर के, एंड मेरिट्स, जो उसके गुण हैं इसको लेकर के, वेरी कंसिडरेबली, और इस प्रकार के और भी अन्य विचार हैं. सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम, कुछ व्यक्ति तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके ऐसा दावा कर सकते हैं फॉर इट, इस इंटरव्यू के बारे में, एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, की जो ये इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, अगर ये अपने उच्चतर स्तर के बारे में बात की जाए, ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, तो ये एक सत्य का स्रोत है, यानी कि इससे सच्चाई सामने आती है. एंड और इन इट्स प्रैक्टिस, और अगर इसके व्यवहार के बारे में बातें की जाए, एंड आर्ट, तो ये एक प्रकार की कला है. अदर्स, और अन्य वे व्यक्ति, यूजुअली सेलिब्रिटीज़, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लोग होते हैं, हु सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम, जो कि खुद को एक इंटरव्यू का पीड़ित व्यक्ति यानी कि शिकार व्यक्ति पाते हैं, यानी कि उनको लगता है कि इंटरव्यू को फेस करना बहुत ही दुखदायी स्थिति का सामना करना होता है, जैसे कि वे उसके शिकार हो गए, जैसे कि उसके पीड़ित हो गए हों. माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, और वे साक्षात्कार से घृणा भी कर सकते हैं, एज, जैसे कि एन अनवारंटेड इंट्रूशन इनटू देयर लाइफ,
कि जैसे कि जो ये साक्षात्कार है ये बेवजह की एक दुखदाई एक उनके जीवन में दखलंदाजी है, यानी कि साक्षात्कार के द्वारा उनके जीवन में कोई दखलंदाजी की जा रही है। वो इस प्रकार से इसको घृणा की दृष्टि से भी देख सकते हैं। और फील दैट, या फिर वो ऐसा महसूस कर सकते हैं दैट इट्स समहाउ डिमिनिश देम, कि जो इंटरव्यू कहीं ना कहीं उनको छोटा कर देता है। जस्ट एज, ठीक उसी तरीके से इन सम प्रिमिटिव कल्चर, जो कि प्राचीन संस्कृतियाँ होती थी, इट इज़ बिलीव्ड, जिनमें यह विश्वास किया जाता था दैट कि इफ़ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ोटो ले ले, यानी कि कैमरा से उसका फ़ोटो खींच ले, देन तब वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, कि ऐसा माना जाता था कि फ़ोटो लेने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की आत्मा को चोरी कर रहा है। वी.एस. नेपोल फील्स दैट, जो ये वी.एस. नेपोल है वो ऐसा फील करते हैं, वो ऐसा महसूस करते हैं दैट कि सम पीपल आर वॉन्टेड बाय इंटरव्यूज़, कि कुछ लोग तो इंटरव्यू की वजह से बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, यानी कि वो बताना चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान उनसे कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जिससे कि वो आहत हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा घायल महसूस करते हैं, एंड और लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और कहीं ना कहीं वो अपने आपका कोई ना कोई हिस्सा खो देते हैं, यानी कि खुद का कोई ना कोई हिस्सा खो देते हैं। आगे इसमें लिखा है कि लेविस कैरल द क्रिएटर ऑफ अलाइस इन वंडरलैंड, कि अलाइस वंडरलैंड के जो रचयिता थे मिस्टर लेविस कैरल वॉज सेड टू हैव, उनके बारे में बताया गया था कि टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, कि जो लोग इंटरव्यू लेते हैं, यानी कि इंटरव्यू लेने वाले को बोलते हैं साक्षात्कार करता, यानी कि जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान, उन लोगों से उनको एक न्याय संगत भय था, वो डरते थे। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, इसी तरीके से उन्होंने कभी भी इंटरव्यू पर जाने की कोई भी सहमति नहीं दी, यानी कि उन्होंने कभी भी खुद का इंटरव्यू लेने के बारे में कोई भी सहमति नहीं दी। आगे इसमें बताया गया है, आगे इसमें लिखा है कि इट वॉज हिज टेरर ऑफ बीइंग लाइनाइज्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिए जाने का उनका यह डर था, विच मेड हिम दस रेबल, जो कि उनको दूर रखता था किन लोगों से, वुड बी एक्वेंटेंसेस, यानी कि जो होने वाले नए नए जो परिचित जो लोग थे उन लोगों से, इंटरव्यूवर्स, और जो साक्षात्कार करता थे, यानी कि जो इंटरव्यू में सवाल पूछने वाले जो लोग थे उनसे दूर रखता था, एंड द परसिस्टेंट पैटिशनर, और बार बार मांग करने वाले उन लोगों से भी दूर रखता था, फॉर हिज ऑटोग्राफ, जो कि उनके ऑटोग्राफ की मांग करते हैं, एंड और फिर उसके बाद ही वुड आफ्टरवर्ड, और फिर उसके बाद वह व्यक्ति रिलेट द स्टोरी ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, और उसके बाद ऐसे जितने भी सारे जो लोग थे उन सबको शांत रखने के लिए वह व्यक्ति अपनी सफलताओं की कहानी जोड़ दिया करता था, यानी कि उन लोगों को अपनी सफलता की कहानी सुनाया करता था। इसी वजह से वह इंटरव्यू के लिए हमेशा मना करता था विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, और जो कहानी उनको सुनाता था वो पूर्ण धैर्य के साथ और बड़े मज़े के साथ, यानी कि पूरे विनोद के साथ उनको वो कहानियाँ सुनाया करता था। आगे इसमें लिखा है कि रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंटेम्परेटरी एटीट्यूड, कि रुडयार्ड किपलिंग नाम के व्यक्ति ने एक बहुत ही भद्दे तरीके का जो रवैया है वो व्यक्त किया टूवर्ड्स के प्रति, किन के प्रति, द इंटरव्यूअर, जो कि साक्षात्कारकर्ता होते हैं, यानी जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने वाले जो लोग हैं उनके प्रति रुडयार्ड किपलिंग ने तो बहुत ही भद्दे तरीके से एक टिप्पणी की है। हिज वाइफ, उनकी जो वाइफ है कर्लिन, राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892, उनकी जो वाइफ कर्लिन है वो 14 अक्टूबर 1892 में अपनी डायरी में लिखती हैं दैट कि देयर डे वाज रिकॉर्ड बाय द टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन, कि बॉस्टन से आए जो दो संवाददाता थे, यानी कोई इंटरव्यू लेने के लिए जो आए थे, उन्होंने उनका दिन खराब कर दिया। सी रिपोर्ट्स, आगे वो अपनी डायरी में लिखती हैं कि हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, कि जो दो संवाददाता बोस्टन से आए हुए थे उनके हस्बैंड ने उन रिपोर्टर से कहा, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, कि मैं इंटरव्यू देने से क्यों मना करता हूँ, यानी कि मैं क्यों ऐसा कहता हूँ कि मेरा इंटरव्यू ना लिया जाए, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ इमोरल, यह अनैतिक है, इट इज़ अ क्राइम, यह एक अपराध है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, कि यह उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि मेरे व्यक्तित्व के खिलाफ हो, एज एन असल्ट, यह एक आक्रमण के समान है। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और यह जितना बड़ा अपराध है उतना ही बड़ा दंडनीय है, यानी कि इसकी उतनी ही बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इट इज़ कावर्डली एंड वाइल, यह बहुत ही कायरतापूर्ण कार्य है और अप्रिय है, यानी कि किसी को भी पसंद नहीं आ सकता।
नो रिस्पेक्टेबल पर्सन, यानी कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति, मैन वुड आस्क इट, कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति इसके बारे में आगे बात नहीं करेगा, यानी कि इसके बारे में कुछ कहेगा भी नहीं, यानी कि इंटरव्यू कभी देगा ही नहीं। मच लेस गिव इट, और ना ही वो कभी ऐसा इंटरव्यू लेगा। Yet हालांकि किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कि हालांकि कुछ ही वर्षों पहले जो किपलिंग ने उन्होंने स्वयं ही एक ऐसा हमला किया था, हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असल्ट, कि इस प्रकार का आक्रमण किया था, यानी कि उन्होंने इस प्रकार का इंटरव्यू लिया था। किसका इंटरव्यू लिया था? ऑन मार्क ट्वेन पर, यानी कि मार्क ट्वेन का जो इंटरव्यू लिया था उसमें वो कहते हैं कि जिस तरीके से जो इंटरव्यू लेना है वो एक प्रकार का हमला है, तो इसी तरीके का हमला वो एक व्यक्ति पर कर चुके हैं कुछ ही वर्षों पहले, जिनका नाम है मार्क ट्वेन। आगे इसमें लिखा है कि एज वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर टू द इंटरव्यूइंग ओवरडील, कि सन 1994 के एक इंटरव्यू के दौरान जो एस जी वेल है उन्होंने इंटरव्यू की एक कठिन परीक्षा की ओर इशारा भी किया। बट लेकिन वाज अ फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू, लेकिन वे बार बार इंटरव्यू देते रहे हैं। यहाँ पर भी सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे। बट लेकिन वाज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू, यानी कि वो बार बार इंटरव्यू भी बनते रहते थे, यानी कि वो इंटरव्यू दे दिया करते थे। यानी कि जो आप ये इंटरव्यू भी जो वर्ड पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू में दो व्यक्ति होते हैं, एक इंटरव्यूअर होता है जो कि क्वेश्चन पूछता है, और जो क्वेश्चन का जवाब देता है जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरव्यूवी। तो इसमें कहते हैं कि बट वाज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूवी, लेकिन वो कहते हैं कि 1894 के एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंटरव्यू की एक कठिन परीक्षा की ओर इशारा किया, लेकिन वाज ए फ्रिक्वेंट इंटरव्यूवी, लेकिन वो बार बार इंटरव्यू दिया करते थे। एंड 40 ईयर्स लेटर, और लगभग 40 वर्षों के बाद, फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को पाया इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टेलिन, यानी कि उन्होंने खुद को 40 वर्षों के बाद जोसेफ स्टेलिन का इंटरव्यू लेते हुए पाया। आगे इसमें लिखा है कि सॉल बेलो नाम के जो व्यक्ति हैं, हु हैज़ कॉन्सेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेशंस, कि जिन्होंने बहुत सारे मौक़ों पर इंटरव्यू देने के लिए सहमति दी। नेवरदलेस, फिर भी, वंस डिस्क्राइब्ड, एक बार उन्होंने इंटरव्यू के बारे में ये वर्णन किया, इंटरव्यूज़ एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, ऐसा लगता है कि जैसा कि इंटरव्यू एक प्रकार का अंगूठे का दबाव हो, ऑन हिज विंड पाइप, सांस लेने की नली पर। येट, फिर भी, डिस्पाइट द बैकड्रॉज ऑफ इंटरव्यू, फिर भी इतनी सारी कमियों के बाद भी, यानी कि इंटरव्यू की इतनी सारी कमियों के बाद भी वो कहते हैं कि इट इज़ सुप्रीम सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि यह एक संवाद की सबसे अच्छी बात है, यानी कि सबसे अच्छा तरीका है। दिस डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, यानी कि अन्य किसी समय की तुलना में जो ये दिन होते हैं, यानी जो इंटरव्यू वाले जो दिन होते हैं, आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज, यानी कि जो हमारे समकालीन जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में जो हमारे स्पष्ट विचार, यानी कि हमारे विचारों में स्पष्टता आती है, उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। आर थ्रू इंटरव्यूज़, वो सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार के द्वारा ही मिलती है। आगे इसमें लिखा है कि डेनिस ब्रेन हैज़ रिटन, कि डेनिस ब्रेन ने ये लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट, यानी कि एक एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ, यानी कि सारी स्पष्ट जो बात होती हैं, रिचेस, वो हम तक पहुंचती है थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, कि उस माध्यम से पहुंचती है कि जब इंटरव्यू में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सवाल पूछता है। बिकॉज ऑफ दिस, और इसकी वजह से, द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, इसी प्रकार जो इंटरव्यूअर होते हैं, यानी कि जो साक्षात्कार करता व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पूछता है, वह एक बहुत ही दमदार पोजीशन में, यानी कि दमदार स्थिति में होता है, और उसी पोजीशन को वो पकड़े रखता है। वेल डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इस चैप्टर में जो पार्ट 1 है, यानी कि भाग 1 है, उसकी स्टडी की। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे पार्ट 2, यानी कि भाग 2, जिसके अंदर बताया गया है कि